अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना था आपको। जब मैंने पहला लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आज बताऊँगा, और डेफिनेशन के बाद चैप्टर नंबर 2 क्योंकि ग्राफ्स और डायग्राम्स वगैरह का है वो हम एट ए लेटर स्टेज भी कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 करेंगे, 4 करेंगे, बाकी चैप्टर करने के बाद फिर एंड पे आपको ग्राफ्स और उसके डायग्राम्स वाला टॉपिक करवाऊँगा। नॉर्मली वैसे कॉलेजेस में भी ऐसे ही कराते हैं कि पहले चैप्टर की डेफिनेशन कराने के बाद चैप्टर 3 और फिर 4 शुरू किया जाता है, और फिर जो ग्राफ्स वाला जो पोर्शन है वो एंड पे करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि इसमें 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। जैसे किसी भी अच्छी चीज़ की रेसिपी बताओ तो उसके अंदर रेसिपी बताओ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो चीज़ अच्छी बन जाती है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स द स्टडी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो बिजनेस और रिसर्च में बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है। उसकी वजह यही है क्योंकि इसको जब हम डिफ़ाइन करते हैं, इसकी कम्प्रीहेंसिव जो डेफिनेशन है वो क्या है, इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। यानी जो भी हमारे पास डाटा होता है रॉ फॉर्म में होता है उसको हम पहले डिफरेंट स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस के ज़रिए उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है तो उसके ऊपर इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यानी उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी जो काम करने जा रहे होते हैं उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटे को प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, और फिर उसके बाद इंटरप्रेट का मतलब उस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जब आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर लिया उसके बाद आपने एडमिशन लेना था, तो सबसे पहले आपने क्या किया, जहाँ जहाँ आपके एरियाज़ में जो जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं आपने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया कि मिसाल के तौर पे लाहौर में 40 कॉलेज हैं, तो अब आपने 40 कॉलेज में तो नहीं जाना था, लेकिन उन 40 कॉलेज में से आपने वो सिलेक्ट करने थे जहाँ पर आपने एडमिशन वगैरह लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि डाटे को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, रोज़ और कॉलम्स में पेश किया जाए, या फिर उसके बार या जो ग्राफ्स हैं या डायग्राम्स की फॉर्म में पेश किया जाए, तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। यानी सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो उसकी प्रेजेंटेशन की जाती है थ्रू डायग्राम्स, थ्रू पिक्टोग्राम्स, थ्रू टेबल्स, थ्रू कॉलम्स एंड रोज, ताकि वो उसको समझने में आसानी आ जाए। फिर आती है एनालिसिस स्टेज। एनालिसिस स्टेज का मतलब होता है कि हम उसमें डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिकल मेजर्स उसमें से कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम ये देखते हैं कि जी एवरेज क्या है, مثلا अगर हम मैच खेलने जा रहे हैं या किसी भी मुल्क का जब कोई टीम यहाँ पे आती है तो हम उसका स्टेटिस्टिक्स देखते हैं कि इसने कितने मैचेस खेले, अपने मुल्क में कितने खेले, बाहर कितने खेले, जीतने की रेशो कितनी, हारने की रेशो कितनी, इसको कहते हैं एनालिसिस। यानी एनालिसिस में हम उसका मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो भी हम निकालना चाहते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स उससे कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है इंटरप्रिटेशन स्टेज। इंटरप्रिटेशन स्टेज का मतलब क्या होता है कि अब आपने डाटे को कलेक्ट करने के बाद, प्रेजेंट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद उस पर फैसला करना है। मसलन अब मैं कह रहा हूँ कि आपने डाटा कलेक्ट किया कि जी 40 कॉलेजेस थे लाहौर में, उसमें से आपने चंद कॉलेजेस जो आपके रेंज में थे या जो आपके बजट में आते थे या जहाँ मेरिट आपको होता था, आपने वहाँ से उसका डाटा ले लिया। जो उसका प्रॉस्पेक्टस है वो प्रेजेंटेशन को शो कर रहा है, उसमें उसकी फिगर्स भी होती हैं, उसमें डायग्राम्स भी बने होते हैं और उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं कि जी किसी की फ़ीस क्या है, फिर उसके बाद वहाँ की फैकल्टी कैसी है, घर के पास है या दूर है, डिस्टेंस कितना है, ये सारा एनालिसिस स्टेज पे आ गया। फिर इंटरप्रिटेशन स्टेज कि आपने जब एडमिशन लिया कि किसी एक कॉलेज को सिलेक्ट करके जब आप उसमें चले जाते हैं तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन स्टेज आ जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न अबाउट कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यानी सही फैसला करने के लिए ये चारों स्टेजेस से हम गुजर के आते हैं, और जो स्टेट्स की पूरी बुक है वो तकरीबन इन्हीं चैप्टर्स के इर्द गिर्द घूमेगी। यानी जो पहले 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 है, उसका 1 का और 2 का ताल्लुक कलेक्शन और प्रेजेंटेशन से ही है। फिर 3, 4, 5 वगैरह में हम एनालिसिस देखते हैं, डिफरेंट किस्म की स्टैटिस्टिकल मेजर्स कैलकुलेट करने का तरीका सीखते हैं। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन स्टेज आती है कि सैम्पलिंग वगैरह आती है या हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है, जो आपके लेटर स्टेज में यानी सेकेंड ईयर वगैरह में आती है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को दूसरा नाम है मेजर्स ऑफ लोकेशन, या इसको एवरेज, सिंपल एवरेजेस भी कहते हैं।
वैसे तो मैथमेटिक्स में एवरेज एक ही आपने पढ़ी है कि परसेंटेज होती है या एवरेज होती है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डाटा 5 किस्म की डिफरेंट किस्म की एवरेजेस हैं। अरिथमेटिक मीन डिनोटेड बाय एक्स बार, फिर ज्योमेट्रिक मीन है, इसको कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। हार्मोनिक मीन है, इसको कैपिटल एच, फिर मीडियन है, इसको एक्स टिल्डा पढ़ते हैं, और मोड है एक्स हैट। यानी ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी आज मेरा जो इसका इनिशियल लेक्चर है उसमें मैं ये तमाम एवरेजेस के बारे में थोड़ा सा आपको नवा दूंगा, और फिर बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रॉपरली नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। यानी ये 5 किस्म की एवरेजेस हैं, इनके सिंबल्स याद करने हैं आपने, किस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेजर सेंट्रल टेंडेंसी या लोकेशन में जाने से पहले ये 5 किस्म की एवरेजेस कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए डाटा के 2 किस्म के होता है। एक होता है अनग्रुप डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा। अगर मैंने आपको याद हो कि मैंने जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था एक है डाटा और एक है इन्फॉर्मेशन। जो डाटा है वही बेसिकली अनग्रुप डाटा है, यानी जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, सिर्फ आपको रॉ फॉर्म में फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने लिया एजेस ली हुई हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की, 18 साल, 16 साल, 17 साल, 16 साल, 15 साल, 19 साल एंड सो ऑन। यानी ये डिफरेंट किस्म की एजेस हैं। ये हमें पता लग तो रहा है कि ये डिफरेंट क्लास के एजेस हैं, लेकिन इससे हम कोई फैसला नहीं कर सकते। फिर इसकी मैंने ग्रुपिंग की, यानी इस डाटे को ट्रांसफ़र कर दिया इनटू इन्फॉर्मेशन, यानी अनग्रुप डाटा से इसको ग्रुप डाटा बना दिया, ग्रुप्स बना दिए कि 15 ईयर से लेकर 17 ईयर्स के कितने स्टूडेंट हैं 9, फिर 18 ईयर से लेकर जिनकी 20 ईयर्स तक की एज है वो है 10 स्टूडेंट्स, फिर 21 से लेकर 23 तक है 2 स्टूडेंट, 24 से लेकर 26 तक है 3 स्टूडेंट। अब ये इन्फॉर्मेशन बन गई, लिहाजा इसकी बेस पे फैसला करना आसान है, ना कि इसकी बेस पे। लेकिन अब जब हम मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमने यही देखना है कि डाटा कौन सा है, अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूलेज डिफरेंट होंगे और ग्रुप डाटा का फार्मूला कैलकुलेट करने का डिफरेंट होगा। आज पहली 3 अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड, यानी यहाँ पे 1, 3 और 5, इनके कैलकुलेशन करने का तरीका बताऊंगा कि इनको अगर हमने अनग्रुप डाटा दिया हुआ हो, यानी जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी ना हो, पहचान कैसे होगा। जो अनग्रुप डाटा होता है उसमें जस्ट रॉ फॉर्म में डाटा दिया होता है, और जो ग्रुप डाटा या जिसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं, वो जब भी दिया होगा उसमें ग्रुप्स और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, ताकि ये हमें पता लग जाएगा कि अनग्रुप डाटा है ये ग्रुप डाटा है। तो आज सिर्फ अनग्रुप डाटा वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखें, मैंने एग्जांपल अज्यूम किए, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ 20, 18, 19, 23 और 25। यानी ये जो हमारे पास डाटा दिया है ये रॉ फॉर्म में दिया हुआ है। क्यों, कैसे पता लगा अनग्रुप डाटा है कि जस्ट इन्फॉर्मेशन डाटा दिया हुआ है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं बताई हुई। यही बेसिक यहाँ पे डिफरेंस आपने रखना है कि जब सिर्फ वैल्यूज दी होंगी तो वो हमेशा अनग्रुप डाटा कहलाएगा। अब अनग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन निकालने का क्या फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है। इसको लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब याद होगा कि समेशन का मतलब क्या होता था कि सम, ये सिग्मा है, सिग्मा एक्स ओवर एन। इसका मतलब ये है, ग्रीक लेटर्स का मतलब है कि तमाम वैल्यूज का सम चाहिए। तो जो वैल्यूज गिवन है, सपोज ये एक्स की वैल्यूज हैं, तो इनका सब का सम लगा लेंगे। 20 + 18 + 19 + 23 + 25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी 5 वैल्यूज थी, 1, 2, 3, 4, 5। फिर सम लिया 105 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 किया तो 21। ये सिंपल इसका आसान है, अरिथमेटिक मीन आ गया। अब आते हैं मीडियन। मीडियन को हम डिनोट करते हैं एक्स टिल्डा से, इस तरह, ठीक है। अब मीडियन के लिए क्या होता है, सबसे पहले डाटे को अरेंज करना ज़रूरी है। अरिथमेटिक मीन के लिए डाटे की अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं थी। अरेंज का मतलब होगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखना है। कैसे, सबसे पहले 18, फिर 19, फिर 20, फिर 23 और फिर 25। यानी सबसे पहले मीडियन निकालने से पहले आपने डाटे को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपने मीडियन का फार्मूला लिखना है, n+1/2th वैल्यू। 2th वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो मीडियन है ये पोजिशनल एवरेज भी कहलाती है, क्योंकि ये मैं डाटे में पोजीशन बताती है कि कौन सा नंबर या मीडियन कहाँ पे होगा। तो ये पोजीशनल वैल्यू का क्या मतलब है, n, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज थी 5, 5 + 1 2 डिवाइड, तो 5 + 1 और 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब हो गया 3rd वैल्यू। यानी डाटे को अरेंज करने के बाद जो तीसरे नंबर पे वैल्यू आ रही है वो इसका मीडियन होगा। ये देखें 20, क्योंकि 18, 19, 20, 23 और 25 यानी सेंटर वैल्यू है। तो मीडियन की डेफिनेशन ये हुई है
कि मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट या एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, कि जो भी गिवन डाटा होगा, अरेंज डाटा होगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, उसका जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो हमेशा मीडियन है। आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर सेंटर में सिर्फ एक वैल्यू है तो वो मीडियन है, अगर सेंटर में दो वैल्यूज़ आ जाएँ तो उसकी एवरेज ले लेंगे, यानी उन दोनों को ऐड करके टू पे और सम लेकर टू पे डिवाइड कर देंगे तो वो मीडियन। नेक्स्ट एग्जांपल में ये क्लियर होगा। उसके बाद आ जाए जी मोड। मोड को एक्स हैट से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला मोड इज इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू का मतलब क्या है, जो भी डाटा गिवन है उसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है वो उसका मोड होता है। अब देखें इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसलिए इसके लिखेंगे नो मोड, कि इस डाटे का कोई मोड नहीं है। दोबारा रिवाइज करा दूँ कि अरिथमेटिक मीन के लिए जस्ट जो वैल्यूज़ दी हैं उनका सम लेना है और जितनी वैल्यूज़ थी नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है। मीडियन के लिए आपने n+1/2th वैल्यू का फार्मूला लिखना है, जितनी वैल्यूज़ हैं उसमें 1 ऐड करके फिर उसका सम लेना है, फिर 2 पे डिवाइड करना है, फिर जो यहाँ पे आंसर आ रहा है थर्ड वैल्यू या फोर्थ वैल्यू या फिफ्थ वैल्यू, तो उसका आपने वो वाली वैल्यू ढूंढ लेनी है। और मोड के लिए आपने देखना है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वो उसका मोड होगा। अब एक और एग्जांपल जिसमें मैंने वैल्यूज़ थोड़ी चेंज कर दी है, यानी अब 5 की बजाय 6 वैल्यूज़ ले ली हैं, 20, 22, 22, 23, 25 और 26। अब अरिथमेटिक मीन का वही फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तमाम वैल्यूज़ का सम लिया और नंबर ऑफ वैल्यूज 6 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 138/6 यानी 23। मीडियन के लिए वही n+1/2th वैल्यू लेंगे, डाटे को पहले अरेंज करेंगे। मैंने ये डाटे को पहले ही अरेंज करके लिखा हुआ था असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये देखें 6 वैल्यूज़ दी, 6+1 यानी 7/2 यानी 3.5 वैल्यू आई। अब इसका क्या मतलब है, आप देखें सेंटर में एक नहीं दो वैल्यूज़ आ रही हैं। जब सेंटर में एक वैल्यू आ रही थी वो इसका मीडियन था, जब सेंटर में दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो दोनों का सम लें और उसका हाफ ले लें, यानी एवरेज निकाल दें उसकी। यानी देखें 22 + 23 यानी 45/2 यानी 22.5। और मोड के लिए क्या लिखेंगे, वही एक्स हैट इज इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज में रिपीट हो रही है वो कौन सी है, 22, इसलिए लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 22। यानी अब आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि मीन, मीडियन, मोड तीनों के लिए अनग्रुप डाटा में आपने इनके फार्मूले याद करने हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बहुत ही आसान है, सारी वैल्यूज का सम लें और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें। मीडियन के लिए डाटे को पहले अरेंज करें, फिर इस फार्मूले की मदद से n+1/2th वैल्यू की मदद से उसकी पोजीशन ढूंढें कि सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है। एक वैल्यू आ रही है तो वो मीडियन है, अगर दो आ रही हैं तो उन दोनों का सम लेकर 2 पे डिवाइड करेंगे यानी उनकी एवरेज ले लेंगे। और मोड का मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होगी वो मोड होगा। मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मसलन इसमें था नो मोड क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसमें 22 रिपीट हो रहा था सबसे ज़्यादा, वो मोड हो गया। अगर इसके अलावा कोई और भी वैल्यू इतने ही टाइम रिपीट हो रही थी तो वो भी मोड हो सकता था। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने ले लिया, यहाँ से आपने फार्मूले अनग्रुप डाटा के याद करने, समझने, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर या जो एग्जाम्पल बुक के अंदर दी हुई है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मीन, मीडियन, मोड की कराऊंगा। जब ये समझ आ जाएगा तो फिर हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की तरफ चलेंगे। होप यू